Now, this is the Amresh JE of Amresh Harsh Academy, and this is the crash and revision course. इसको CRC कहते हैं बेटा। आज से हम लोग CRC अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th का प्लस 12 का दोनों का उसमें होगा, डिटेल हम लोग कराएंगे। आप लोगों का टारगेट यही रहेगा कि 24 आवर्स में एक चैप्टर फिनिश करना है। जो बच्चे मान लो ज्यादा लेक्चर जिस चैप्टर में है उसको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में करना है, 48 आवर्स में करने हैं, लेकिन करने हैं। मैं फिर से बता देता हूं, बहुत बार जो रिजल्ट बच्चों के हुए हैं वो सीआरसी का बहुत बड़ा रोल है। ये सीआरसी रैंक इंप्रूव करने में बहुत काम देता है। मैं बच्चों को कहता हूं, पहले तुमने क्या किया 2 साल या 1.5 साल या 1 साल, वो मत देखो। अब ये जो 60 डेज है, ये 60 डेज में आपको फिनिश करना है। इस 60 दिन दे दो आप मुझे, बस दे दो, मना ऐसा नहीं दे देना है। 60 दिन आपको घर में पढ़ने हैं और टारगेट यही रखना है कि एक यूनिट या एक चैप्टर जो आपको जाएगा, जैसे फिजिकल वर्ल्ड है, ये एक दिन में खत्म करना है। 24 आवर्स में आपको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है, और लर्न भी साथ ही साथ करना है, ठीक है। और जब भी 5 चैप्टर हो जाएगा उसका रिवीजन करना है, फिर 5 चैप्टर के बाद टेस्ट मेरा जाएगा, उसको टेस्ट को सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। यही मेरा टारगेट अब चलेगा। तो मेरा टारगेट है कि 60 डेज में आपको ये 11 प्लस 12 का सारा कंप्लीट करना है। क्रैश एंड रिवीजन कोर्स मैंने इसलिए नाम दिया है कि जिस बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा है वो बच्चा स्टार्ट करेगा तो उसके लिए क्रैश हो जाएगा, और जिसने पहले 11-12 पढ़ लिया है उसको इसके रिवीजन के लिए काम आएगा। ये जो बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा है, मेरे पास कहीं और क्लास ली है, उसको थोड़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है, मेरा पता ही आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना। और एक्स्ट्रा क्लास आप ले सकते हैं, मेरे से मांग सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा एक पर्सनल क्लास ले लेके आप लोगों का रिवाइज करा दूंगा। So now this lecture is one which is called physical world, and this is the lecture number 1. My name is Dr. Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are what is science. ये पूरा इंट्रो क्लास है बेटा। आपको एक इंट्रो मैंने पहले भी दे दिया है, लेकिन वो मतलब क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट इंट्रो है। व्हाट इज साइंस, फिजिक्स एंड ब्रांच ऑफ साइंस, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कंजर्वेशन लॉज किसको कहते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में कितने शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट मतलब फॉर्मूला है, वो सबका हम लोग लिस्ट बना के रखेंगे। और फिर लेक्चर नंबर 2 में इसी चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ऐसा ही पूरा सब्जेक्ट चलेगा। फर्स्ट लेक्चर या ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा चैप्टर होगा उसमें 2 लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। उसके बाद 1 या 2 लेक्चर में न्यूमेरिकल फिनिश करेंगे। मतलब कहने का मतलब 3 या 4 लेक्चर में आपके चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, और इसमें सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा। और मैं बता दूं कि ये बुक, मेरे बुक का जो है 30% पार्ट इसमें है, 30% to 40% इसमें क्वेश्चन बैंक है, और बहुत सारे मेरे क्वालिटी क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर का स्पेशल क्वेश्चंस होता है, वो स्पेशल क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। मेंस में पूरा सिलेक्शन 100% होगा, सिर्फ क्वेश्चन करते रहिए। और एडवांस के लिए इसमें जो है रैंक तो नहीं पर सिलेक्शन पक्का होगा। सो नाउ वी शुड स्टार्ट। व्हाट इज द साइंस। जब आप 10th पास किए होंगे तो आपको अपने फादर या मदर को कहा होगा कि पापा ये साइंस क्या है, या मम्मी ये साइंस क्या होता है, मुझे साइंस लेना है। तो फादर मदर ने कहा होगा कि ऐसा है भाई, आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि मेरे एक जानने वाले हैं जिनका नाम अमरेश चौधरी है, कॉलिंग नाम हर्ष है, चलो उसके पास तुमको ले जाते हैं। तुम मेरे पास आए और एक मासूम सा क्वेश्चन आपने किया कि सर व्हाट इज साइंस, एंड सर आई वांट टू टेक साइंस एज सब्जेक्ट। तो सर साइंस है क्या। देखो बेटा, साइंस इज द डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया। किससे मिलकर बना हुआ है, साइंसिया का मतलब से मिलकर बना हुआ है, और इसका मतलब होता है टू नो, जानना। किसी भी चीज को जानने को साइंस कहते हैं। तुम कहोगे सर ये ट्यूबलाइट जल रही है, सर ये यहाँ पे जो है क्या कहते हैं हीटर चल रहा है, बाहर जो है प्लांट बड़े हो रहे हैं, क्या ये सारे साइंस हैं। यस बेटा, ये सारे साइंस है। सर ये लैपटॉप आपका चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, स्क्रीन वहां दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे अपर स्क्रीन आप देख रहे हैं सर,
ठीक है, जिससे कि कम्युनिकेट हम लोगों से कर रहे हैं। ये सब सारा कुछ क्या है बेटा? साइंस है। और साइंस का मतलब होता है टू नो, जानना, मतलब किसी भी चीज को जानने को साइंस कहते हैं। लेकिन इसका कॉम्पैक्ट डेफिनेशन क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक, उसमें क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना इन डिटेल सो दैट इट कैन बी प्रिडिक्टेड, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड। साइंस में हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ हो रहा होता है नेचुरल फिनोमेना को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन ने देखा ना कि एप्पल नीचे गिरा तो बता दिया कि ग्रेविटी होती है जी। ठीक है, तो वो क्या था? एक नेचुरल फिनोमेना था जिनको उन्होंने देखा था। हम लोग क्लाउडिंग देखते हैं, थंडरिंग देखते हैं, ये सब होता क्या है? ये सब नेचुरल फिनोमेना है। और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? नए नए रूल्स बनाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं बहुत सारे को, और फिर बाद में मॉडिफाइड करके रूल्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब साइंस में सबसे जरूरी है ऑब्जर्वेशंस, देखना है किसी चीज को, बड़े गौर करके देखना है। ये जो पूरे आपको 60 डेज में जो पढ़ाए जाएंगे उसमें क्या कराया जाएगा? आपको ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ाई जाएगी। एक्सपेरिमेंट्स ये हम लोग यहां नहीं करेंगे, पर वो लैब में कराया जाता है, वो तो पता है। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, आपको पता भी है कि मेरी स्टडी काफी ऑर्गेनाइज्ड होती है। एंड सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट, सारे सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं। अब देखो, अगर कहा जाएगा जी रोटेशनल मोशन कहां पढ़ेंगे, तो रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वेक्टर कहां पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से सब कुछ जुड़ा हुआ है और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. नाउ देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ साइंस। फिर से समझना बेटा, साइंस जो है वो साइंसिया वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लैटिन वर्ड साइंसिया, इसका मतलब क्या होता है? टू नो, जानना। किसी भी चीज को जानने को साइंस कहते हैं। साइंस के दो ब्रांच है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। द साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल साइंस। तो पढ़ के सुनाइए। The sciences which deal with non-living things are called physical sciences. For example, physics, chemistry, geology, geography, astronomy, astrology, oceanology, etc. And The biological sciences, science, the sciences which deals with the living things are called biological science. Example? botany, zoology, ornithology, anthropology, entomology, forensic science, etc. ठीक है, ये सब सारे बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आते हैं। देखिए, साइंस के ऐसे बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन आपको क्लास 11th और 12th के लिए जो पढ़ना है वो है फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के दो ब्रांच है यहाँ जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिक्स, सेकेंड वन इज द केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये जो डॉक्टर बनते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं मेडिकल के लिए, उनको ये सब पढ़ाते हैं हम लोग। Yes. अब साइंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो हाउ टू अंडरस्टैंड साइंस, साइंस को कैसे समझें, इसके लिए एक छोटा वर्ड मैं बताता हूं, उसको कहते हैं क्लम्प, CLMP। ये मैंने इंट्रोड्यूस किया है। साइंस को समझने के लिए आपके पास कॉन्सेप्चुअल थिंग्स होने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक लगाइए आप। बिना मतलब इलॉजिकल बात किसी की नहीं माननी है। इसीलिए मेरा टैग लाइन भी है कि विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे जी, हम लोग साइंस वाले हैं। Yes. उसके बाद मैथमेटिकली हम लोग प्रूव्ड करेंगे। जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं जो पॉसिबल है उसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखेंगे, और बाद में लेबोरेटरी में जाके उसको प्रैक्टिकल करेंगे, चेक करेंगे। साइंस में कोई भी रूल तभी बनता है जब उसमें कॉन्सेप्ट आता है, फिर उसको लॉजिकली हम लोग सोचते हैं, फिर मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, और बाद में प्रैक्टिकली उसको प्रूव किया जाता है, तब वो लॉ बन के आता है। Yes.
न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर दिया गया था, सेकेंड लॉ, तो सबको हम लोगों ने इसी पर देखा, कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली, मैथमेटिकली, प्रैक्टिकली वेरीफाइड किया मैंने। इसलिए इस वर्ड को मैंने क्या कहा है, इसका एक्रोनिम्स क्या लिखा है मैंने, क्लम्प, CLMP। नाउ व्हाट इज द फिजिक्स एंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स? अभी मैंने डिस्कस किया कि साइंस के दो ब्रांच है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के दो ब्रांच है जो 11-12 में पढ़ने हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। व्हाट इज द फिजिक्स? यू नो, फिजिक्स इज द टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड physis and Greek word physis, which both have the same meaning, nature and natural phenomena. Nature and natural phenomena. So, you know, Yes. the word physics comes from the Greek word physis and Latin word physis, which have the same meaning, nature and natural phenomena. So I can say that physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. Yes. जब हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब फिजिक्स के अंदर आता है। अब फिजिक्स के कितने सारे ब्रांच है? देखिए, फिजिक्स के मेनली 3 ब्रांच है, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मीजो फिजिक्स, या मीजोस्कोपिक फिजिक्स कहा जाता है उसको, जो हम लोगों को अभी पढ़ने हैं। क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है जी? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये दोनों आते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन हम लोग इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कि फिजिक्स के टोटल 8 ब्रांचेज हैं जो क्लास 11th एंड 12th के लिए हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैकेनिक्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये 60 डेज में हम लोग यही सब फिनिश करेंगे अभी। थर्ड वन इज द वेव्स एंड ऑसिलेशंस, यही आपके नीट के सिलेबस में है, यही आपके जेई के सिलेबस में है। फोर्थ वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिफ्थ वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स्थ वन इज मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक्स। आफ्टर दैट, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सब इसी के अंदर आ जाता है। सो देयर आर 8 branches of physics in which a study in class 11th and 12th. मैकेनिक्स क्या है बेटा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द मोशन। जब हम लोग मोशन की बात करते हैं, किसी भी चीज की मोशन की बात करते हैं, तो उसको हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तुम कहोगे सर अगर एक कार इधर से क्रॉस करके गई तो वो मोशन के अंदर पढ़ेंगे। सर कार रुकी हुई है तो भी मोशन के अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि जीरो मोशन इज आल्सो अ मोशन। मेरी बुक में देखा होगा आपने, उसने लिखा है मैंने, जीरो मोशन इज आल्सो अ मोशन। Yes. मैकेनिक्स के बहुत सारे ब्रांच है जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मो मींस हीट और डायनेमिक टेम्परेचर होता है एक्चुअल मीनिंग इसका, और डायनेमिक्स में फ्लो। टेम्परेचर कैसे फ्लो कर सकता है? ऐसे तो फ्लो करता नहीं है जी, क्योंकि हीट सिर्फ फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह। Yes, sir. फिर वेव्स एंड ऑसिलेशंस, इसमें हम लोग सीखेंगे कि सिनुसॉइडल वेव क्या होता है, कोसॉइडल वेव क्या होता है, क्या कहते हैं, वाटर वेव्स क्या होती है, साउंड वेव्स क्या होते हैं, ऑसिलेशंस क्या होते हैं, पेंडुलम क्या है, ठीक है। फिर हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है, ये 12 में पढ़ेंगे हम लोग, 12 के सिलेबस में आपका है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट, ठीक है।
चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। अगर चार्ज कहीं रेस्ट में है तो इसके चारों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये हम लोग Yes, पढ़े। sir. फिर सीखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जब किसी वायर में यही चार्ज को फ्लो करा देते हैं तो उसका नाम करंट हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जब करंट इधर फ्लो करा रहे हैं तो इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है जब करंट इधर फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में काम करता है और इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। तो मैग्नेटिज्म में वो सब सारी बातें पढ़ेंगे कि किसी वायर में अगर करंट पास कराते हैं तो उसके चारों साइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। Yes, sir. और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट्स क्या है, अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है। इसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ऑप्टिक्स, लाइट क्या है। आप जानते होंगे कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और इससे ज्यादा स्पीड किसी भी मटेरियल पार्टिकल का नहीं होता। इसका एक कॉन्ट्राडिक्ट में मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। व्हाट इज द मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे कि एटम क्या है, न्यूक्लियाई क्या है, कंप्यूटर लैपटॉप ये कैसे बनते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कैसे ताइवान जो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए फैक्ट्री लगाना चाहता है, इंडिया के साइंटिस्ट को क्यों ज्यादा बुलाया जाता है, ये सब सारी बातें हम लोग सीखेंगे। ये सब नहीं सीखेंगे मॉडर्न, वो तो हिस्ट्री वाले बताएंगे कि क्यों ये करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में सीखेंगे कि कंप्यूटर बनता कैसे है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, गेट्स क्या होती हैं। हम लोग सर गेट दरवाजा, इस दरवाजे की बात नहीं कर रहे, लॉजिक गेट्स की बातें करेंगे हम लोग। Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसमें बहुत सारे ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद व्हाट इज द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। नेचर में आप जनरली देखोगे तो 4 फंडामेंटल फोर्स आपको दिख जाएगा, ठीक है। जनरली मैं बात कर रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे फोर्स होते हैं, ठीक है। नेचर में जो हमें मेनली फोर्स दिखते हैं उसको फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं और ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रो डैश मैग्नेटिक। ऐसा क्लियर है? Yes, sir. अब तुम कहोगे सर व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है जैसे ही मैं आपके घर जाऊंगा ना, आपके घर की सारी दीवारें मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो बोलेगा हाँ सर आपका लग रहा है ऐसा ही है। अरे ऐसा नहीं है, मैं भी आपके घर की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। जब मैं यहां पे हूं तो मैं सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरह अट्रैक्ट कर रहा हूं और सारे ऑब्जेक्ट मुझे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसलिए जो मेरे शॉर्ट्स में देखते होंगे मैं कहता हूं कि अट्रैक्टिव नेचर का बनो, रिपल्सिव नेचर के मत बनिए जी, इसलिए बोलता हूं मैं। सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, कि द फोर्स बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स, एनी 2 सबस्टेंस इन यूनिवर्स। अगर सपोज करो ये आपके पास अर्थ है, ये मून है, तो आपको पता है ये अर्थ जो है ये मून को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये मून भी जो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अगर यहां सन है सपोज कीजिए, तो ये सन जो है ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, सन मून को अट्रैक्ट कर रहा होगा, मून सन को अट्रैक्ट, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीज है। इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन हां, अगर अर्थ किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर 2 मटेरियल में से अगर एक मटेरियल अर्थ है, या एक मटेरियल बोलना ठीक नहीं रहेगा, एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ है तो उसको ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी एक टाइप का फोर्स होता है।
ठीक है, तो अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो यू कैन से दैट इज द ग्रेविटी, नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तुमको अगर अगर मैं बोल दूं ग्रेविटेशनल फोर्स तो भी चलेगा, उसको गलत कोई नहीं कर सकता। Yes. अर्थ अगर सपोज करो आपके मून को अट्रैक्ट कर रहा है या जुपिटर को अट्रैक्ट कर रहा है तो तुम कहोगे वो ग्रेविटी लगा रहा है। हाँ। No. इसको सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। मैं फिर से बताता हूं कि ये पूरा मैकेनिक्स जो है इसमें दो लॉ बड़ा काम का है। फर्स्ट हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और नेक्स्ट हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बड़े काम की चीज है। जी। तो व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहां है जिसका मास m1 है और दूसरे बॉडी का मास m2 है, द फोर्स ऑफ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जी? r है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, टू सबस्टेंस, टू मटेरियल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यही इन्होंने बताया था, न्यूटन ने प्रूव करके दिखाया था कि F is directly proportional to the product of masses, means m1 into m2, Yes. and inversely proportional to the square of distance, means F is inversely proportional to the r square. अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो यू नो ऑन कंबाइनिंग F is directly proportional to the m1 m2 upon r square. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं कैपिटल G, मीन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल Yes. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? इसकी वैल्यू होती है 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? Yes. नाउ अगर सपोज कीजिए ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। Yes. अगर मुझे पता करना है कि अर्थ अगर उसमें एक ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कैपिटल G इंटू कैपिटल M, मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। Yes. स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों अलग अलग होते हैं। स्मॉल जी जो है मैं बताऊंगा आगे कि इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जी। एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity, and capital G is called universal gravitational constant, gravitational constant, yes or no? Yes. स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? सपोज कीजिए यहां पे एक चार्ज है जिसका नाम Q1 है, यहां पे चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे कि इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा उसको क्या कहेंगे जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है? Yes. अगर तुम कहोगे सर यहां पे दो मैग्नेट के पोल्स अगर हैं m1 m2 है, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, लेकिन अगर इसको और रिफाइन करो तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज वाले को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जी। और इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक के बीच में डैश दे देना, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसको सबसे पहले कूलम्ब्स ने बताया था, इसीलिए इसको कूलम्ब्स लॉ भी कहा जाता है। अगर यहां आपके पास एक चार्ज है, देयर इज अ Q1 एंड हियर चार्ज इज Q2 एंड सेपरेशन इज R, then you can say that force is the directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. एकदम just analog of gravitation है। दोनों को कंबाइन कर दीजिए
तो ऑन कंबाइनिंग, you know, F is directly proportional to the Q1 Q2 upon R square. प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कांस्टेंट डालिए, इसको स्मॉल के कहते हैं, स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये स्मॉल के को क्या कहा जाता है? स्मॉल के को कूलम्ब्स कांस्टेंट कहा जाता है। यू नो दिस वन इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब ये स्मॉल के जो है ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। के डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम। दो चीज पे डिपेंड करता है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है बेटा, और मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर तुम कहोगे कि सर सिस्टम ऑफ यूनिट अगर मान लिया जाए SI है, तब क्या होगा? तब एफ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन को ही परमिटिविटी कहा जाता है। ये किसी भी मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा इसको परमिट करता है, ये वही रिस्पॉन्सिबल है। और ये दो तरह के होते हैं, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। तो एफ का दूसरा फॉर्मूला हो गया एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, और एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी इसी को कहा जाता है, और एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर एयर है तब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, वाटर अगर है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 होती है जी। तो अगर तुम कहोगे सर मीडियम अगर हमने एयर ले लिया तब क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे तब इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल फॉर्मूला इन एयर। क्लियर है? यस सर, यस। थर्ड फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जरा गौर करना, मैं इसको समझाता हूं पहले। आपको पता है ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अपने फ्रेंड वगैरह से पूछना ये सब कि सर, ये या अपने टीचर से पूछना कि सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रह सकता है? अगर मान लो एक प्रोटॉन है, वो दूसरे प्रोटॉन के साथ क्या करेगा? रिपेल करने लगेगा। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो तो कुछ करेगा ही नहीं। तो और बहुत अगर मान लिया जैसा सपोज करो कार्बन है तो इसमें 6 प्रोटॉन हो गया, तो 6 प्रोटॉन कैसे अंदर में रह सकते हैं? ये पूछना। जानते हो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा काम करता है। मैं आगे बताऊंगा, जब 12 का पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, जब एटम में, उसको युकावा प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, वो जो फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स होती है। अगर तुम न्यूक्लियस को तोड़ दोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स मिलेगा, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है उसको। एटम बम वगैरह इसी न्यूक्लियस को तोड़कर बनाया जाता है। यस। इसको तोड़ना इजी नहीं होता, इसको लेबोरेटरी बहुत बड़े डिवाइस में, रिएक्टर वगैरह में तोड़ा जाता है। So you know the force that binds the neutrons and protons together in a nucleus is called the strong nuclear forces. Now, what is the weak nuclear forces? अगर आपके पास यूरेनियम है, मान लो 92-238, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या नहीं है? यस। आपने पढ़ा होगा बचपन क्लास में कि ऐसा सब्सटेंस जिससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलता रहता है, ठीक है? अच्छा, क्यों निकलता है? इसलिए निकलता है ना क्योंकि यूरेनियम उसको बांध के नहीं रख पाता है। मान लो एक पेरेंट्स है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं और वो उसको बांध के नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे यार इनके फादर का जो फोर्स है ना बहुत कम है, क्योंकि सारे बच्चे भाग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत कमजोर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड देयर जनरेटेड रेडिएशंस।
जैसे देखिए ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसको ट्राइटियम बोला जाता है 1H3। इससे अगर बीटा नेगेटिव और गामा नेगेटिव, इसको न्यू नेगेटिव निकल जाता है। मैं बताऊंगा, एक को न्यूट्रिशिनो कहा जाता है, एक को एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं, एक बीटा पार्टिकल्स होते हैं। अगर जब ये निकल जाता है तो क्या बन जाता है, हीलियम बन जाते हैं, 2He3 बन जाता है। इसको बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है। ये सारे वीक फोर्स हैं, ये इंस्टेंटली होता रहता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जब मैं पढ़ाऊंगा इसको बताऊंगा कि ये स्पॉन्टेनियस है। नाउ अब तुम मेरे से पूछोगे कि सर ये जो 4 टाइप के फोर्सेस हैं, इसमें सबसे स्ट्रांग तो आपने कहा कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। अब स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ठीक है। उससे कम किसकी वैल्यू होती है, उससे कम फिर किसकी होती है। कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे कि किसका, कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन कम स्ट्रांग है, कैसे पता करेंगे। तो मैं एक रेशियो बता देता हूं कि सबसे स्ट्रांग जो होता है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, FG/टू FW/टू FE/टू FS। ग्रेविटेशनल फोर्स उससे ज्यादा होता है वीक फोर्स, उससे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सबसे ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो 1 है तो ये होगा 10⁻25। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 और ये हो गया 10⁻38। ये जेई बार में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए जो टीचर या बच्चे कहते हैं सर ये चैप्टर नहीं पढ़ना मुझे, ठीक है, उन बच्चे के लिए मैसेज है कि बेटा सिलेबस में आपके जो हैं सारे पढ़ने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है वो अलग बात है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो 10⁻38 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यस और नो? नाउ व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉज? यू नो there are many conservation law. First one is the law of conservation of energy. Second one is the law of conservation of mass. Third one is the law of conservation of charge. And next one is the law of conservation of linear momentum. After that, law of conservation of angular momentum. Now, what is the law of conservation of energy? The total energy of the universe remains unchanged. इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या होती है? अनचेंज्ड होती है। सर एक डाउट है, तो नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है? इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी दो तरह के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी सिस्टम का आप टोटल एनर्जी देखो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो ये एक आपके पास पत्थर है, स्टोन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर है क्योंकि कुछ हाइट पे रखा हुआ है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी। सब का जो सम होगा, मतलब जितना एनर्जी अभी इसके पास है उतना ही एनर्जी इसके पास पहले भी था। क्लियर है? यस सर। नाउ you know that is called the law of conservation of mass. एक्चुअली में मास कंजर्व नहीं होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में तो वहां बताऊंगा मैं कि मास कंजर्व नहीं होता है। हाँ, किसी सिस्टम का मास कंजर्व हो सकता है। मास ऑफ एनी सिस्टम इज कांस्टेंट, ऐसा मैं कह सकता हूं। लेकिन अदरवाइज मास, मूविंग पार्टिकल का मास कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि m=m0/√1 - v² / आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था रिलेटिविटी का। ये सब सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, जब किसी एक स्पेशल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पे मास कांस्टेंट होगा, या किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मान लो केमिकल रिएक्शन आपने जाना होगा कि A+B मिलाया जी, केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे आपको C+D बन गया।
तो इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, इसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो यहां जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा बेटा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यस और नो? Yes. तो यू नो total mass of the reactant is the same as the total mass of the product in a chemical reaction. This is called law of conservation of mass. Next one is the law of conservation of charge. Yes. चार्ज जो है वो भी कंजर्व्ड होते हैं. Charges in the form of electrons are neither created nor destroyed, but are simply transferred from one body to another. अगर दो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, इसके पास चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा. मतलब चार्ज हमेशा किसी सिस्टम की क्या होती है? कंजर्व्ड होती है. क्लियर है? Yes. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी P इक्वल टू mv. अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगाते हैं तो ये बॉडी जैसा है वैसा ही रह जाता है. रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाता है, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाता है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. इसका मतलब क्या है? इसका मास और वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाता है. तो यू नो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड. आपको 9th में कराया गया होगा कि जब बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे आता है, रिक्वाइल फ्रॉम द फोर्स ऑन द गन. यहां पे मोमेंटम कंजर्व होता है. m1 u1 या m ऐसा भी बोल सकते हैं, स्मॉल m इंटू v इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V, या दोनों का सम इज 0, ऐसा भी कर सकते हो. कैपिटल V रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. ये सब सारी बातें आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो उस समय भी तो उसकी मोमेंटम है mv, डिस्टेंस उसका r है सेंटर के साथ. तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है? मैथमेटिकली होता है mvr. फॉर्मूला वाइज और डिटेल जाओगे तो इसका होता है mvr साइन थीटा. ये आगे मैं बताऊंगा. लेकिन अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, माना रोटेट कोई नहीं करा रहा है, ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ मोशन की तरह ही है. या अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, माना टाउ अगर 0 है, तब क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम, एल को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, या तो 0 होगा या कंजर्व्ड होगा. Yes. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माना ऐसे लिख लो, वेक्टर ऑफ एल इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ आर क्रॉस वेक्टर ऑफ पी. तुमको अगर सर ये वेक्टर वेक्टर क्या है, ये मैं आगे सारी बातें कराऊंगा. 9th क्लास में थोड़ा तो पढ़ा ही होगा. तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम. सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश. कमिंग क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के बिलोंगिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे. इसको अमरीश क्वेश्चंस मैंने नाम दिए हैं. मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, और वही सब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके पेपर में आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बोल्ड करेगा. क्लियर है? Yes. नाउ बाय एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक. Bye.